हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हमने चतुर्मिति का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर दिया था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्मिति का पार्ट 4 और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयत तथा कमरे से संबंधित सभी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा 21वां प्रश्न है कि आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और यह आयत की लंबाई का दुगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आयत में विकर्ण दे रखा है। चलिए सबसे पहले आयत बना देते हैं और इसमें एक विकर्ण खींच लेता हूं जिसकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि विकर्ण है वो आयत की लंबाई का दुगुना है। दैट मीन्स विकर्ण अगर 10 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का दुगुना विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसकी चौड़ाई फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर चौड़ाई फाइंड करने के लिए हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिक से देखें तो 10, 5 और तीसरी भुजा हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार कटेगा 5 से, ये कटेगा 1 बार, 2, 1। इस प्रकार का पाइथागोरस ट्रिक नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से लिखूं तो मैं लिखूंगा कर्ण स्क्वायर, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली बी स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि अगर कर्ण दे रखा हो और हमें या तो लंब फाइंड करना हो या आधार फाइंड करना हो, तो कर्ण के स्क्वायर में से दी गई भुजा का स्क्वायर घटाने से हम तीसरी भुजा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं दिए गए कर्ण यानी कि 10 के स्क्वायर में से दी गई भुजा 5 का स्क्वायर घटा दूंगा, तो मुझे डायरेक्ट बी स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। हालांकि मैं ऊपर वाले स्टेप में भी 5 के स्क्वायर को ट्रांसफर करता तो यही स्टेप आता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कम से कम स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपकी ये ट्रिक काम आ सकती है कि कर्ण दिया हुआ हो और उसके अलावा लंबे आधार में से कोई भी भुजा फाइंड करनी हो, तो कर्ण के स्क्वायर में से दी गई भुजा का स्क्वायर घटा दो तो आपकी तीसरी भुजा फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर 100 माइनस 25 हो जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां से मैं देखूं तो 100 में से 25 गए 75, यानी कि बी का मान आ गया रूट में 75। अब यहां पर आप 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले 3 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 का भाग वापस जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर रूट का नियम होता है कि जो भी संख्या 2 बार आती है उसको 1 बार बाहर ले सकते हैं, और जो संख्या 1 बार है वो तो रूट में रहेगी। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई तो है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5√3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हो रही है जिसमें हमें कर्ण के अलावा तीसरी भुजा फाइंड करनी है। तो अगेन मैं बता रहा हूं कि जब भी कर्ण के अलावा तीसरी भुजा फाइंड करनी हो तो तीसरी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस दी गई भुजा का स्क्वायर, यहां सीधा हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 की एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई फाइंड करो। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको कह रहा है कि आयताकार भूखंड है, उसकी लंबाई दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर, और यहां पर आपको पूछा है कि विकर्ण की लंबाई फाइंड करो। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहां पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि आपको किस विकर्ण की लंबाई फाइंड करनी है, आप किसी भी विकर्ण की लंबाई फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर एक भुजा दे रखी है 30, एक भुजा दे रखी है 40 और आपको तीसरी भुजा फाइंड करनी है। अब यहां पर ये एंगल 90 डिग्री का है, तो यहां पर जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसका फॉर्मूला लगेगा। तो ट्रिपलेट के हिसाब से पहली भुजा 30 है, दूसरी भुजा 40 है और तीसरी भुजा फाइंड करनी है। तो इसको काट देते हैं, 10 से कटेगा तो 10 का भाग जा रहा है 3 बार, 4 बार। हमें पता है तीसरी भुजा 5 होती है, वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 हमारी तीसरी भुजा आ गई, जो कि हमारा विकर्ण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से बनाना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या कितनी है। तो यहां पर दो अलग अलग यूनिट दे रखी है, एक बार मीटर दे रखा है, एक बार डेसीमीटर दे रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं।
तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि एक मिनिस्टर है वो 10 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, एक मिनिस्टर बराबर 10 डीएम। तो यहाँ पर 1 मीटर मीन्स 10 डेसीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 40 मीटर, दैट मीन्स डेसीमीटर में बदला तो 400 डेसीमीटर, और चौड़ाई हो जाएगी 150 डेसीमीटर। यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 डेसीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर हमें पत्थरों की संख्या फाइंड करनी है। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको मैथमेटिक्स में पत्थरों की संख्या या किसी की भी संख्या पूछे, पत्थरों की, टाइल की या और किसी की संख्या, तो आपको कुल क्षेत्रफल ऊपर रखना है बट्टा जिसकी संख्या फाइंड करनी है पत्थर, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल नीचे लेना है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया कुल क्षेत्रफल बट्टा एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत ही है तो आयत के लिए क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हो जाएगा 400 इंटू 150 बट्टा पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू 5। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कई एक जैसी होनी चाहिए। ऊपर मीटर था तो हमने डेसीमीटर में इनको बदल दिया है, तो ऊपर भी डीएम हो गया, नीचे भी डीएम ही दे रखा है। तो यहाँ पर 6 इंटू 5 हो गए 30, और 30 का भाग 150 में गया 5 बार, और 5 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2000, यानी कि पत्थरों की संख्या हो जाएगी 2000, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि जब भी ईंटों की संख्या, पत्थरों की संख्या या टाइल्स की संख्या फाइंड करनी हो तो ऊपर तो आ जाएगा कुल क्षेत्रफल और नीचे आ जाएगा एक ईंट, एक पत्थर या एक टाइल का क्षेत्रफल। अब हमारा 24वां प्रश्न है कि एक 200 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से बनाना, और प्रत्येक पत्थर का आकार अब की बार है 5 इंटू 5 मीटर का। तो पत्थरों की संख्या कितनी है? तो यहां पर भी हमें पत्थरों की संख्या निकालनी है। तो पत्थरों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा कुल क्षेत्रफल अपॉन एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो यहां पर कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, दैट मीन्स 200 इंटू 100 बट्टा एक पत्थर का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 इंटू 5। तो यहां पर 25 का भाग 100 में गया 4 बार, और 4 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गए 800। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है अगर हमें फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है। अब हमारा 25वां प्रश्न है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, और इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा क्या होगा? तो यहां पर प्रश्नानुसार एक आयताकार पार्क है और इस पार्क की लंबाई दे रखी है 90 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 60 मीटर, और हमें कह रहे हैं कि इसके अंदर हमें 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो हमने यहाँ पर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 मीटर, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 5 मीटर। तो ये हर जगह से 5 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पर जो अंदर वाला आयत बना है, तो यहाँ पर देखें तो ये 60 मीटर था और 5 मीटर ऊपर से कम हो गया, नीचे से 5 मीटर कम हो गया, दैट मीन्स अंदर की तरफ ये रह गया 50 मीटर। इसी तरह से लंबाई में देखें तो लंबाई से भी 5 और 5 10 मीटर ये कम हो गया, तो 90 मीटर से अंदर रह गया 80 मीटर। अब यहां से इस डिजाइन को ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर रोड़ी बिछाने का खर्चा यानी कि बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो हमें रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, दैट मीन्स 60 इंटू 90 माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा 80 इंटू 50। तो यहाँ पर बड़े वाले का क्षेत्रफल तो आ गया 5400 और 80 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4000। दैट मीन्स हमारा जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो आ गया 1400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं पूछ के इसने रोड़ी बिछाने का खर्चा पूछा है, और 1 वर्ग मीटर का यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा दिया है वो दिया है 15 रुपए। तो हमारे पास 1400 मीटर स्क्वायर है, 1400 मीटर स्क्वायर का खर्चा हो जाएगा 1400 इंटू 15 रुपए। तो यहाँ पर टोटल बन जाएंगे 2,10,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जब भी आपके पास दो आयत बने और आपको बीच के रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो आपको बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटाना है, जिससे कि हमारे रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड हो जाएगा। अब हमारा 26वां प्रश्न है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर और 15 मीटर है।
छत्र के बीचों बीच एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर हमें एक आयताकार क्षेत्र दे रखा है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 25 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। और यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है वो बीचों बीच में है, लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के अनुदिश। यहाँ पर ये 5 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ लंबाई के अनुदिश भी 5 मीटर है और चौड़ाई के अनुदिश भी 5 मीटर है, बिल्कुल बीचों बीच में है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 मीटर जाएगा 15 मीटर में से, टोटल 10 मीटर बचेंगे, यानी ऊपर भी 5 मीटर और नीचे भी 5 मीटर हो जाएंगे। यहाँ पर 25 मीटर में ध्यान दें तो 25 मीटर में से 5 मीटर जाएंगे तो पीछे 20 मीटर बचेंगे, यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा और इधर साइड भी 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर आयत का क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर इस आयत के लिए लंबाई तो है 10 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50। इसी तरीके से ऊपर वाले का भी 50, साइड में भी इन दोनों का भी 50-50 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस टोटल आयत के क्षेत्रफल में से इन चारों छोटे छोटे आयतों का क्षेत्रफल घटा दें तो पीछे मार्ग का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब भी बीचों बीच में रास्ता हो तो हम यहाँ पर बनने वाले छोटे छोटे आयतों का क्षेत्रफल फाइंड करके उसको बड़े आयत के क्षेत्रफल में से घटाकर रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत के लिए लंबाई है 25 और चौड़ाई है 15, माइनस इन चारों छोटे आयतों का क्षेत्रफल यानी कि 4 × 50। तो यहाँ पर 25 × 15 किया तो हो गया 15 × 5 75 का 5 हासिल के 7 और ये हो गए 37 माइनस 200। तो यहाँ 375 में से 200 गए तो हमारे आ गए 175 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है सब जगह, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 175 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बीचों बीच वाले क्वेश्चंस में क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा 27वां प्रश्न है कि एक 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है और चौड़ाई फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्क बनाते हैं और इसकी लंबाई दे रखी है 38 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 32 मीटर। और प्रश्न में कह रहा है कि इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने चारों ओर ये एक समान चौड़ाई, यहाँ पर चौड़ाई चारों तरफ से एक जैसी है और हमने एक रास्ता बना दिया। अब आगे कह रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल है वो दे रखा है 600 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है रास्ते का क्षेत्रफल होता है वो होता है सबसे पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल तो हो गया 38 × 32 माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, और छोटे आयत के लिए हम इसको मान लेते हैं L और इसको मान लेते हैं B, दैट मीन्स L × B। और यहाँ पर हमें रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 600 वर्ग मीटर। तो 600 इक्वल टू हो जाएगा 38 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 38 2 76 के 6 हासिल के 7, 38 × 3 हो गए 114 और 114 और ये 7 हो गए 121, 1216 माइनस L × B। तो यहाँ पर L × B को दूसरी तरफ भेजा और 600 को इस तरफ भेजा, तो ये हो जाएगा L × B इक्वल टू 1216 माइनस 600 इक्वल टू हो जाएगा 616। अब यहां पर प्रश्न को ध्यान से देखें तो प्रश्न में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक समान चौड़ाई। दैट मीन्स मैं इस चौड़ाई को अगर x मान लूं तो यहां से भी x है और नीचे से भी x है। अब यहां पर बड़े वाले क्षेत्र की जो लंबाई है वो 38 है और हमने यहां पर x माना है, तो ये छोटे वाले क्षेत्र की जो लंबाई होगी वो 2x कम हो जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 38 माइनस 2x। और अगर चौड़ाई की बात करें तो वो हो जाएगी 32 माइनस 2x। तो यहाँ पर मैं L की जगह लिखूंगा 38 माइनस 2x और B की जगह मैं लिखूंगा 32 माइनस 2x इक्वल टू है हमारे 616। अब अगर आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ऑब्जेक्टिव से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करके बताऊंगा और आप अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो इसमें एक द्विघात समीकरण बनेगी जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करूँ तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव में 2 रखूंगा। तो मेरा पहला ऑप्शन है 38 माइनस 4 और 32 माइनस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 में से 4 गए बन गए
34 इंटू 32 में से 4 गए 28। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट से हो जाएगा 8 चौक 32, जबकि यहाँ पर 6 है, तो ये तो होने से रहा। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन है 3 मीटर पुट किया तो 38 में से 6 गए 32 इंटू 32 में से 6 गए हो जाएंगे 26। अब यहाँ पर अगर इकाई के अंकों को देखें तो 6 इंटू 2 हो रहे हैं 12, और जबकि हमारा इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 3 देखें तो 3 है हमारे पास 5 मीटर, तो यहाँ पर 38 में से 10 गए हो जाएंगे 28, और 32 में से 10 जाएंगे तो हो जाएगा 22, और यहाँ पर 8 2 16 हो रहे हैं, तो 28 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ रहे हैं 616, और हमारे आने भी चाहिए 616। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये मेथड हमेशा ही आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है। चलिए तो अब लेते हैं अगला प्रश्न। अब हमारा 28वां प्रश्न है कि एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दें तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है? यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब पहले केस में जो क्षेत्रफल है वो दूसरे केस के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहां पर पहला केस दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, दैट मीन्स मैं लिख दूं कि लंबाई अगर L है तो वो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक, दैट मीन्स B प्लस 8 है। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई को B माना है, तो यहाँ पर पहले केस में जो एरिया हो गया वो हो गया लंबाई, दैट मीन्स B प्लस 8 इंटू चौड़ाई जिसको हमने B माना है। अब सेकंड केस में कह रहा है कि यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो लंबाई हमारे पास है B प्लस 8, इसमें अगर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो हमारी लंबाई अब हो जाएगी B प्लस 15, और चौड़ाई जिसको हमने B माना था उसकी जगह अब करते हैं 4 सेंटीमीटर की कमी, दैट मीन्स B माइनस 4। तो नए केस का जो एरिया बन जाएगा वो बन जाएगा B प्लस 15 इंटू B माइनस 4, और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर B का मल्टीप्लाई सबसे पहले B से हुआ तो हो गए B स्क्वायर, प्लस B का मल्टीप्लाई 8 से हुआ तो हो गए 8B। यहाँ पर भी कर देते हैं B का मल्टीप्लाई B से तो B स्क्वायर, फिर B का मल्टीप्लाई -4 से तो हो गए -4B, और फिर 15 का मल्टीप्लाई B से तो हो गया 15B, और 15 इंटू -4 हो गए -60। यहाँ पर देखें तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, और ये 15B में से 4B गए 11B, यहाँ पे हो गया 8B इक्वल टू 11B माइनस 60। अब यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया तो हो गया 60 इक्वल टू 11 माइनस 8B हो गया 3B। अब यहाँ पर 11B को ट्रांसफर किया तो हो गए 11B माइनस के तो हो गए 8B माइनस 11B इक्वल टू माइनस 60। यहाँ पर आ गया -3B इक्वल टू -60। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 का भाग 60 में गया 20 बार, तो यहाँ पर चौड़ाई हमारी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर लंबाई फाइंड करनी है, तो लंबाई हमारी है B प्लस 8, दैट मीन्स लंबाई हो जाएगी 20 प्लस 8 दैट मीन्स 28 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, 2 प्रकार के केस दे रखे हैं और दोनों में क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, दैट मीन्स पहले केस का क्षेत्रफल निकालो और दूसरे केस का क्षेत्रफल निकालो और उन्हें इक्वल रख के सॉल्व करो, तो यहाँ पर B की वैल्यू आ गई और फिर इसको L में रख के हमने L फाइंड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब हमारा 29वां प्रश्न है कि एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है, तो कालीन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो हमारे पास एक कमरा है जिसकी लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। ये हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल है और इसमें कालीन बिछाया गया है, तो जो कालीन का क्षेत्रफल होगा वो इस कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कालीन की चौड़ाई दे रखी है 1.6 मीटर और लंबाई हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर 1.6 का ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा L बराबर 8 इंटू 6 किया तो 48 अपॉन 1.6। यहाँ पे पॉइंट हटा ऊपर 0 आ गया और 16 का भाग 48 में गया 3 बार, तो L बराबर आ गया 30 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कालीन की चौड़ाई 1.6 मीटर है तो हमें 30 मीटर लंबा कालीन चाहिए, जिससे कि पूरे कमरे में हम कालीन को बिछा सके। अब हमारा 30वां प्रश्न है कि एक 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च है 50 रुपए प्रति मीटर और इस दर से टोटल खर्चा आया है 6000 रुपए, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है?
अब यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखें तो हमें दे रखा है कि एक 15 मीटर लंबा कमरा है, यानी कि रूम की लंबाई दे रखी है हमें 15 मीटर। और उसके बाद दे रखा है दरी के बारे में। दरी के बारे में दे रखा है कि दरी की जो चौड़ाई है, यहाँ पर मैं रूम के लिए L1 कर देता हूँ और दरी के लिए L2 B2 कर देते हैं। दरी के लिए जो लंबाई है वो L2 B2 हो जाएगी और कमरे के लिए जो लंबाई है वो L1 और चौड़ाई B1 हो जाएगी। और यहाँ पर B2 हमें दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 75/100 मीटर। और यहाँ पर कहा है कि बिछाने का खर्च है वो 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 6000 रुपये। तो यहाँ पर जब भी आपको दे रखा हो 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 6000 रुपये, तो आप डायरेक्ट दरी की लंबाई निकाल सकते हो। दरी की लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी टोटल रुपए अपॉन प्रति मीटर के रुपए। तो प्रति मीटर के रुपए दे रखे हैं 50, तो यहाँ पर टोटल रुपीज में प्रति मीटर के रुपीज का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अपने दरी की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और यहाँ पे आ गया 5 का भाग 600 में गया 120 बार, तो यहाँ आंसर आ गया 120। तो यहाँ पर 120 मीटर हमारे दरी की लंबाई हो गई और चौड़ाई है 75/100 मीटर। और यहाँ पर हमें कमरे की चौड़ाई दैट मीन्स B1 फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें एक कमरे में दरी को बिछाना है, दैट मीन्स कमरे का जो क्षेत्रफल होगा और दरी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होना चाहिए। तो कमरे का क्षेत्रफल तो हो जाएगा L1 इंटू B1 दैट मीन्स 15 इंटू B1, और दरी का क्षेत्रफल हो जाएगा 120 इंटू 75/100। तो यहाँ पर देखें तो 25 से काट देते हैं, 25 का भाग 75 में गया 3 बार और 100 में गया 4 बार, और 4 का भाग 120 में गया 30 बार, 15 का भाग 30 में गया 2 बार, 2 इंटू 3 हो गए 6, यानी कि हमारे पास B1 आ गया 6 मीटर। और हमें कमरे की चौड़ाई ही फाइंड करनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको प्रति मीटर की दर से रुपए दे रखे हो तो आपके पास लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी टोटल रुपीज अपॉन प्रति मीटर रुपीज। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का हम आगे भी यूज करते रहेंगे। अब हमारा 31वां प्रश्न है कि एक 160 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 2176 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहां पर प्रश्न में हमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 160 मीटर और चौड़ाई है 120 मीटर, और यहां पर भी चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना दिया गया है। तो यहाँ पर चौड़ाई हमें नहीं दे रखी, तो हम वापस x मान लेते हैं। यहाँ पर ये चौड़ाई x है, जो हर जगह से x है, तो यहाँ पर मैं 4 जगह पे x लिख देता हूँ। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, यदि रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 2176 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब भी रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड करना होता है तब हम जो बड़े वाला आयत होता है उसका क्षेत्रफल, तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 160 इंटू 120। इसमें से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, जिसको हम मान लेते हैं L और B, माइनस हो जाएगा छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल, और यहां पर मैं लेंथ मान लेता हूं L और B, तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा L इंटू B। रास्ते का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 2176। यहां पर रास्ते का क्षेत्रफल तो पहले से दे रखा है 2176, इक्वल टू हो जाएगा 160 इंटू 120 किया तो 2 जीरो आ गए, 16 का 2 से हुआ तो 32 के 2 हासिल के 3 और 16 एकम 16 और ये हो गए 19 माइनस LB। तो यहाँ से L इंटू बी हो जाएगा 19,200 माइनस 2176। तो इसको सॉल्व किया तो आ गए 4 2 0 17 17 0 24। अब यहाँ पर ये अंदर वाली लेंथ है, इसको मैं टोटल लेंथ में से ये x और x 2x घटा के लिख सकता हूँ। दैट मीन्स L की जगह मैं लिख सकता हूँ 160 माइनस 2x, और B की जगह मैं लिख सकता हूँ 120 माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 17 0 24। अब यहाँ से हम चाहें तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है 6 मीटर। तो यहाँ पर मैं 6 मीटर रखूंगा तो हो जाएगा 160 माइनस 12, और यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस 12। तो यहाँ पर 160 में से 12 को घटाया तो हो गया 148 इंटू 120 में से 12 गए हो जाएंगे 108। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 64 हो रहा है,
और इक्वल टू में हमें जो दे रखा है उसका भी जो इकाई का अंक है वो 4 है। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 4, 8, 9 और ये 15, 15,984, जबकि हमारे पास 17,000 है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। बी ऑप्शन है 8 मीटर। तो 8 मीटर है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 160 माइनस 16। तो 160 में से 16 गए हो जाएंगे 144 इंटू 120 माइनस 16 हो जाएंगे 104। यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन सी को ट्राई करें तो यहाँ पर 4 मीटर दे रखा है। तो 160 में से 8 गए, 4 2 8 हो गए। तो यहाँ पर 8 गए तो हो जाएंगे 152 इंटू यहाँ पर 120 में से 8 गए करें तो 120 में से 8 गए तो हो जाएंगे 112। और यहाँ पर 152 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएंगे 17,024, जो कि सामने दे रखा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा 32वां प्रश्न है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर और क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है, तो खेत का परिमाप कितना होगा। यहां पर प्रश्न में हमें एक आयताकार खेत दे रखा है और इस खेत में विकर्ण दे रखा है, उसकी लंबाई दे रखी है हमें 17 मीटर और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 168। मैं इसकी लंबाई को L और चौड़ाई को B मान लेता हूँ। प्रश्न में दे रखा है एरिया जो L इंटू बी होता है, ये दे रखा है 168 वर्ग मीटर। और यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे हो जाएगा 17 का स्क्वायर यानी कि 289। अब यहाँ पर खेत का परिमाप फाइंड करना है यानी कि 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें L प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम L प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो L प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 289 है, प्लस 2 इंटू LB की वैल्यू हमारे पास है 168। तो यहाँ पर 289 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो आगे 336, 289 प्लस 336 को जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा L प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 625 और यहाँ पर स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे रूट बन जाएगा और 625 का रूट होता है 25 यानी कि L प्लस बी इक्वल टू आ गया 25। और यहाँ पर हमें परिमाप फाइंड करना है और परिमाप का फॉर्मूला तो होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी यानी कि 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 25। तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 मीटर, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव डी में है। तो ऑब्जेक्टिव डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 33वां प्रश्न है वो कमरे से रिलेटेड है। तो हम यहाँ सबसे पहले कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ें। तो जो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर जब भी कमरे की 4 दीवारों का शब्द आए तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इंटू H। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी लिखा है, इसको हम परिमाप भी बोलते हैं। तो परिमाप इंटू ऊंचाई कह दें तो वो भी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी होगी। यानी कि यहाँ पर दे रखा है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इंटू H। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर। यहाँ पर B और H की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी की जगह दे रखा है यहाँ पर 8 मीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है 5 मीटर इक्वल टू 220। अब यहाँ पर 5 इंटू 2 10 हो गए, 10 से 220 कट गए 22 बार और L प्लस 8 इक्वल टू 22 आ गया। अब यहाँ पर 8 को ट्रांसफर किया तो हो गया L बराबर 22 माइनस 8। 22 में से 8 गए तो हमारा आंसर आ गया 14 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। अब हमारा 34वां प्रश्न है कि एक कमरा 15 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 11 फीट ऊंचा है। एक ठेकेदार उस कमरे को 15 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से पुट्टी करना चाहता है। तो बताओ कि कमरे की दीवारों को पुट्टी करवाने का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाऊं तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल तो है 15 फीट, बी है 12 फीट और एच हो जाएगा 11 फीट। और 11 इंटू 2 तो हो गए 22, इंटू करेंगे 15 प्लस 12 किया तो हो गए 7 और 2 27। अब 22 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए 594 फीट स्क्वायर या वर्ग फीट। अब यहाँ पर हमने क्षेत्रफल तो फाइंड कर दिया। अब ठेकेदार उस कमरे में 15 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से पुट्टी करवाना चाहता है। तो यहाँ पर एक वर्ग फीट के 15 रुपए हैं, तो हमारे पास 594 वर्ग फीट है। तो हमारा कुल खर्च हो जाएगा, वो हो जाएगा 594 इंटू 15। तो यहाँ पर 15 से 594 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8,910 रुपये, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 35वां प्रश्न है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप है वो 18 मीटर और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी को ही हम परिमाप बोलते हैं और परिमाप दे रखा है 18 मीटर इंटू ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो 18 को 3 से गुणा किया तो आंसर आ गया 54 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हमारा 36वां प्रश्न है कि एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपए है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है, तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा। यहाँ पर एक कमरे पर जो कागज लगाने का खर्च है वो है 750 रुपए। तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यहाँ पर इस क्षेत्रफल पर कागज लगाने का खर्च हो रहा है वो हो रहा है 750 रुपये। अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को दुगुनी करेंगे। तो यहाँ पर लंबाई को दुगुना करूंगा तो हो जाएगा 2L, चौड़ाई को दुगुना करूंगा तो हो जाएगा 2B और ऊंचाई को दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 2H। तो यहाँ पर जो नया क्षेत्रफल आएगा तो उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो 2 इंटू 2 कॉमन ले लिए, पीछे बचा L प्लस बी और इंटू 2H की जगह H और 2 आगे लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच, ये तो पहले वाला क्षेत्रफल हो गया। इसको अगर A1 लिखूं, इसको A2 लिखूं तो ये तो हो गया 2 इंटू 2 4 और ये पीछे लिखा हुआ है वो A1। तो यहाँ पर हमारा एरिया है वो 4 गुना बढ़ गया है, तो हमारा जो खर्च होगा वो भी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 750 और आंसर आ जाएगा हमारा 0। 4 इंटू 5 हो गए 20 का 0, हासिल के 2 28 और ये 30, 3,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा 37वां प्रश्न है कि एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर और छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है और इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में डाटा दिए हुए हैं उनको उतारते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इंटू एच इक्वल टू 1500 रुपए। और इसके बाद हमें सेकेंड डाटा दे रखा है छत का क्षेत्रफल, जिसको मैं लिख सकता हूँ एल इंटू बी, वो दे रखा है 600। और यहाँ पर आगे हमें दे रखा है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, दैट मीन्स B/L है वो है 2:3, यानी कि B अगर 2x लें तो L को मैं 3x ले सकता हूँ। तो अगर B और L की वैल्यू में क्षेत्रफल में पुट करूँ तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2x इक्वल टू 600। यहाँ पर 3 इंटू 2 6 हो गए, 6 से 600 घट गए 100 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहां से अगर मैं b निकालूंगा तो b हमारा हो जाएगा 10 इंटू 2 20 और l हमारा हो जाएगा 30। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 2 इंटू एल की जगह 30 प्लस b की जगह 20 इंटू h इक्वल टू 1500। अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 30 और 20 हो गए 50 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल हो गए 100। 100 में 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो h की वैल्यू आ गई 15 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस जो पैटर्न है और जो फॉर्मूले हैं उनके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारा 38वां प्रश्न है कि आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 5:3, यानी कि L ले लूंगा मैं 5x और B में ले लूंगा 3x।
और यहाँ पर हमें कह रहा है कि 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च है वो 3,000 रुपए। तो यहाँ पर प्रति मीटर के हिसाब से कुल खर्च दे रखा है, तो यहाँ पर हम तार की लंबाई फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगी कुल खर्च अपॉन प्रति मीटर का खर्च। तो यहाँ पर कुल खर्च तो है 3,000 अपॉन प्रति मीटर का खर्च हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पर पॉइंट हट गया तो ऊपर आ गया 0। अब यहाँ पर अगर 15 से काटे तो 15 से 75 कटेंगे 5 बार और 30 कट जाएंगे 2 बार, और यहाँ पर 5 से 20 कट गए 4 बार, आंसर आ गया 400। यानी कि जो तार है उसकी लंबाई 400 मीटर है। अब यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि खेत के चारों ओर तार लगाने का खर्चा, और हम जानते हैं चारों ओर तार लगाने का खर्चा दैट मीन्स परिमाप है वो 400 मीटर। खेत के चारों ओर तार द्वारा मापी गई टोटल लंबाई है वही हमारा परिमाप है, तो यहाँ पर परिमाप 400 मीटर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इक्वल टू 400। तो यहाँ पर 2 का भाग तो 400 में चला गया 200 बार, और L प्लस बी हमारे पास दे रखे हैं 5x प्लस 3x, यानी कि हो जाएंगे 8x बराबर 200। यहाँ पर 8 से 200 कट गए, 8 का भाग 20 में गया 2 बार और 5 बार 25, यानी कि x का मान आ गया 25। तो हमारी L हो गई 25 इंटू 5 दैट मीन्स 125, और B हमारे पास हो गया 25 इंटू 3 यानी कि 75। अब यहाँ पर हमें अंतर फाइंड करना है, तो 125 में से 75 गए तो हमारे पास आ जाएंगे 50, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 39वां प्रश्न है कि एक कमरे की ऊंचाई और उसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी। तो अर्ध परिमाप मतलब 2 का डिवाइड करेंगे दैट मीन्स L प्लस बी हमारा अर्ध परिमाप होता है। तो ऊंचाई और अर्ध परिमाप का जो अनुपात है वो है 2:5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी इक्वल टू 5H। अब आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च है वो 1040 है। तो सबसे पहले कागज की लंबाई फाइंड कर लेते हैं। तो कागज की लंबाई हो जाएगी हमारे पास, कुल रुपए दे रखे हैं 1040 और प्रति मीटर रुपए दे रखे हैं 8। तो ये भाग जाएगा 8 का भाग 1 बार और 3 बार 130 बार। तो यहाँ पर 130 मीटर हमारे कागज की लंबाई आ गई और चौड़ाई पहले से दे रखी है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर को मैं अगर मीटर में बदलूँ तो 50/100 दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 मीटर। अब यहाँ से प्रश्न में हमें समझ में आ रहा है कि जो 4 दीवारों पर जो कागज लगेगा उस कागज का क्षेत्रफल और जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है वो एक बराबर ही है। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि जितने क्षेत्रफल पर कागज लगा रहे हैं उसमें से 15 मीटर हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों पर हमें कागज नहीं लगाना है। तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल दैट मीन्स 2 इंटू L प्लस बी इंटू H इक्वल टू हो जाएगा कागज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 130 इंटू 1/2, और कागज हम दीवारों पर नहीं लगा रहे हैं तो दीवारों को इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल बना वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल बन गया। कागज का क्षेत्रफल और कागज जहां नहीं लगाया उसका क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ने से हमारे पास पूरे 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर 2 से 130 कटे 65 बार, ये टोटल हो गया 65 प्लस 15 दैट मीन्स 80। और यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी की वैल्यू है 5H, यानी मैं लिख दूंगा 5H इंटू H। अब यहाँ पर 5 का भाग 80 में गया 16 बार, तो यहाँ पर हो गया H स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से H निकालेंगे तो आ जाएगा 4 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 40वां प्रश्न है कि यदि आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी की जाए तो क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी? सबसे पहले लेंथ की बात करें तो लेंथ में हम 6:7 में वृद्धि कर रहे हैं, और उसके बाद अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में हम 5:4 में कमी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्षेत्रफल बना वो बन गया 30 और जो सेकंड क्षेत्रफल बना वो बन गया 28। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो 30:28 के रेशियो में होगा। अब यहाँ पर दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रहे थे, 2 से काट देते हैं तो 2 का भाग 30 में गया 15 बार और 28 में गया 14 बार, यानी कि
क्षेत्रफल का रेशियो है वो आ गया 15:14, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। इस तरीके से हमारे आयत तथा कमरे से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने टोटल 40 क्वेश्चंस इस पॉइंट पर कर दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग के बारे में और वर्ग और आयत से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।